हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पाचन और अवशोषण। ठीक है। इसके पहले जो चैप्टर में हमने पढ़ा था वृद्धि, पादप में जो वृद्धि होती है और उसका विकास किस तरीके से होता है, तो अध्याय 15 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम अब पढ़ेंगे डाइजेशन यानी कि पाचन के बारे में, और पाचन के पश्चात जो जो अवशोषण हमारे शरीर में होता है उसको भी हम इस पार्ट के अंतर्गत ही देखने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? हम भोजन जो ग्रहण करते हैं वो इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि हमारे शरीर को क्या मिले, ऊर्जा मिले। ठीक है, तो हम एनर्जी के लिए क्या करते हैं, भोजन का ग्रहण करते हैं। और इस भोजन का हमारे शरीर में क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है, और वो भोजन में जो भी चीज़ें उपस्थित होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन्स हैं, ये सभी चीज़ें एक भोजन में उपस्थित होती है। इसी भोजन को हम ग्रहण करते हैं और ये जो इसमें जो भी तत्व उपस्थित होते हैं वो अलग अलग भागों में विखंडित होकर एनर्जी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में इन भोजनों का होता क्या है? इन भोजनों का होता है पाचन। हमारे शरीर में इन भोजनों का क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि पाचन क्या होता है। ठीक है, तो वह क्रिया, पाचन क्या है, हमारे शरीर की एक क्रिया होती है, वह क्रिया जिसमें भोजन के रूप में, ठीक है, हम जो भी पदार्थ भोजन के रूप में लेते हैं, ठीक है, वह क्रिया जिसमें भोजन के रूप में लिए गए जटिल कार्बनिक पदार्थ, जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो किस फॉर्म में रहते हैं, जटिल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं जटिल कार्बनिक पदार्थों का क्या होता है, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल दिए जाते हैं। ठीक है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं। ठीक है, किस क्रिया के पश्चात ये बदलते हैं, पाचन क्रिया के पश्चात। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे चावल दाल अगर सब्जी खा रहे हैं तो वो जाता है, उसके बाद हमारे शरीर में उसका क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है, जिससे वो सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, जो भी खनिज पदार्थ है वो हमारे शरीर को प्राप्त हो जाती है। तो ये कहलाता है पाचन। पाचन का परिभाषा क्वेश्चन अधिकांशतः पेपर में पूछा ही जाता है, तो आप एक शब्द में बोल सकते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। पाचन जो होता है वो हमारे शरीर में दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में और अन्य जंतुएं हैं उनमें किन किन प्रकार से पाचन होता है उसी को हम देखेंगे यहाँ पर। तो पहला होता है अंतःकोशिकीय पाचन। पाचन के अंतर्गत अंतःकोशिकीय पाचन। तो आप यहाँ पर नाम से यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब है कि यह पाचन की जो क्रिया है वो कोशिका के अंदर में होती है। ठीक है, और दूसरा पाचन होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। इस पाचन का मतलब है कि ये जो होगा वो कहाँ पर होता है, कोशिका के बाहर होता है। किस तरीके से कोशिका के अंदर में होता है ये, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि ऐसे पाचन जो कोशिका के अंदर होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर होता है वो पाचन कहलाता है अंतःकोशिकीय पाचन। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे कि एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव में आप किसको ले सकते हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक कोशिकीय जो है जैसे कि अमीबा। ठीक है, अमीबा के अलावा जो भी प्रोटिस्टा जगत के जीव हैं, है ना, सिलेंट्रेटा के हैं, स्पंज है, पोरिफेरा के, ये सभी क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। तो इनमें केवल एक ही कोशिका होता है और उसी एक ही कोशिका में वो क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ बाह्य रूप से जब आते हैं तो उनका वो भक्षण करके उसको अंदर ग्रहण कर लेते हैं और इन्हीं कोशिकाओं के अंदर ही उनका क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, एक ही कोशिका में वो पाचन भी करेंगे, रिप्रोडक्शन भी करेंगे, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन भी करेंगे। तो सभी जो क्रियाएं हैं वो एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। ठीक, तो एक कोशिकीय जीवों में जो पाचन की क्रिया होती है वो अंतःकोशिकीय प्रकार की होती है।
चलिए आगे अब हम देखेंगे बाह्य कोशिकीय पाचन। तो बाह्य कोशिकीय पाचन में क्या कहलाता है कि ये जो पाचन की क्रिया होती है ना, वो कहाँ होती है? कोशिका के बाहर। पाचन कहाँ होता है? पाचन जो होता है वो कोशिका के बाहर होता है। ठीक है, अब कैसे कोशिका के बाहर होगा? तो जो भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है, या जो भी विकसित प्राणी है, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए हम अपना ही शरीर को देखेंगे तो हमारे शरीर में पाचन के लिए एक पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, पाचन तंत्र में क्या होता है? हमारा शरीर 2 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन उन कोशिकाओं में हमारा पाचन नहीं होता है। हमारे भोज्य पदार्थों के पाचन के लिए एक अलग से क्या पाया जाता है? पाचन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, जिसमें पाचन की क्रिया होती है। तो ये पाचन कहाँ हो रही है? कोशिकाओं के बाहर हो रही है, कोशिका में नहीं हो रही है। इसीलिए इस प्रकार के पाचन को कहा जाता है बाह्य कोशिकीय पाचन। ठीक है, तो ये जो पाचन है वो कहाँ होती है? कोशिका के बाहर होती है। और जो भी पचित पदार्थ होते हैं, जो पच जाने के बाद, है ना, जो पचित पदार्थ हैं, अवशोषण। ठीक है, क्योंकि पाचन तंत्र में पाचन की क्रिया होती है और वहाँ से जो भी पदार्थ होते हैं उसका अवशोषण व वितरण। ठीक है, वितरण का मतलब है कि उनको सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का कार्य कोशिकाओं में होता है, कोशिका द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पाचन होता है वो बाह्य पाचन कहलाता है। ये जो है वो कोशिका के बाहर होती है और जो भी पचे पदार्थ होते हैं वो कोशिकाओं के द्वारा अवशोषित होते हैं। जैसे पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन, खनिज पदार्थ सब अलग अलग फॉर्म में प्राप्त हो जाते हैं। अब उसको क्या करते हैं? जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो अवशोषण के थ्रू उसको ग्रहण करते हैं। तो जब बाह्य कोशिकीय पाचन में कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया होती है, ठीक है, तो कोशिका के बाहर कहाँ पर पाचन की क्रिया होगी? तो कोशिका के बाहर जो पाचन की क्रिया होती है वो कहलाता है, उस जगह जहाँ पर पाचन होता है उस जगह का नाम होता है पाचन तंत्र। ठीक है, बाह्य कोशिकीय जो पाचन होती है, तो जिन जीवों में ये पाया जाता है बाह्य कोशिकीय पाचन, उनमें पाचन जो होता है वो पाचन तंत्र में होता है। अब ये पाचन तंत्र क्या होता है? तो पाचन क्रिया या डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन क्रिया में भाग लेने वाले अंग, ठीक है, क्या करते हैं? पाचन तंत्र कहलाते हैं। जो भी अंग हमारे कोशिका के बाहर जो उपस्थित होते हैं जो पाचन की क्रिया को करते हैं, तो केवल एक ही कोई भी अंग पाचन क्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं होता। जैसे कि श्वसन के लिए बहुत सारे अंग आपस में मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, वैसे ही बहुत सारे अंग आपस में मिलकर, है ना, जो पाचन की क्रिया करते हैं वो सभी अंग आपस में मिलकर एक तंत्र बना लेते हैं जिसको कहा जाता है पाचन तंत्र। अब यहाँ पर जैसे कि अगर हम पाचन तंत्र का डायग्राम बनाएंगे तो आप सभी ने पाचन तंत्र शुरू से ही बनाते आ रहे हैं कि पाचन तंत्र किस प्रकार से होता है करके। ठीक है, तो चलिए आगे हम उसका डायग्राम ही देखते हैं। चलिए तो आगे अब हम देखेंगे, ये है एक पाचन तंत्र का डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी पाचन तंत्र होती है वो एक मुख गुहा से शुरू होकर, ठीक है, एक सबसे पहले तो पाचन तंत्र में 2 मुख्य अंग होते हैं। ठीक, उस अंग का यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। पाचन तंत्र जो होता है वो मुख्य 2 अंगों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला अंग होता है आहार नाल। ठीक है, आहार नाल कहा जाता है एक अंग को, और दूसरा अंग जो रहता है वो है पाचन ग्रंथि। तो ये दोनों अंग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आहार नाल किसे कहेंगे? आहार नाल जो होता है वो मुख गुहा से लेकर ये पूरी क्या है? एक नली होती है। ठीक है, तो मुख गुहा से लेकर, है ना, ये क्या है? एनस, लास्ट जो गुदा द्वार जिसको कहा जाता है, वहाँ तक की एक नली होती है। इस नली को ही कहा जाता है आहार नाल। और इस नली के बीच बीच में, है ना, बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? ग्रंथियाँ होती हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। उन ग्रंथियों को कहा जाता है पाचन ग्रंथि। बहुत सारे पाचन ग्रंथि होते हैं, जैसे कि लीवर है, पैंक्रियाज है, ठीक है, यहाँ पर हमारे मुख में, ठीक है, हमारे माउथ में सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, लार ग्रंथि जिसको कहते हैं। तो ये सब ग्रंथि क्या करते हैं? पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो हमारी शुरुआत जो होती है आहार नाल की मुख गुहा से होती है। तो ये क्या होता है? माउथ, ये माउथ पार्ट होता है।
ठीक है, और एक नासा छिद्र, 2 नली होती है, एक भोजन के लिए और एक नाक से श्वसन के लिए। ठीक है, 2 नली होती है जो आगे चलकर एक में मिल जाती है। तो ये यहाँ पर का जो भाग रहता है उसको कहा जाता है फेरिंग्स। क्या बोला जाता है उसको? फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो फेरिंग्स के बाद जो नली होती है उसको कहा जाता है ईसोफेगस। क्या बोला जाता है उसको? ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस जो है वो आगे चलकर कहाँ मिल जाती है? स्टमक में। स्टमक यानी कि अमाशय में। ठीक है, अमाशय, जहाँ पर भोजन का क्या होता है, यहाँ पर लुगदी बनती है और HCl का यहाँ पर सिक्रेशन होता है। ठीक है, उसके बाद स्टमक से फिर जस्ट इधर है ना एक ग्लैंड होती है जो हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है, जिसको कहा जाता है लीवर। ठीक है, लीवर एक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। उसके बाद इस नली से जब आगे जाएंगे हम, स्टमक से आगे बढ़ेंगे, तो ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये कहलाता है पैंक्रियास। ठीक है, क्या कहलाता है ये? पैंक्रियास, जो कि एक ग्रंथि होती है जहाँ से अल्फा और बीटा नामक यहाँ पर सेल पाए जाते हैं। तो बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा से ग्लाइकोजन, 2 हार्मोन यहाँ पर से सिक्रेट होते हैं जो कि हमारे पाचन की क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पैंक्रियास से जो इंसुलिन सिक्रेट होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज का कंट्रोल करते हैं। यदि इसी पैंक्रियास से सिक्रेट इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन हार्मोन, यदि उसकी मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? शुगर, या जिसको डायबिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे इस नली से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर, ठीक है, इलियम होता है। छोटी आंत जो है वो 2 भागों से मिलकर बनी होती है, इलियम होता है और एक ड्यूडिनम होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया इलियम, यानी कि छोटी आंत होती है और बड़ी आंत भी होती है। तो यहाँ पर 2 होते हैं और ये जो लंबी नली होती है जिसको कहा जाता है इलियम, ये छोटी आंत का ही भाग होता है। इसके बाद जब ये क्या है? बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत कहलाता है, और जो छोटी आंत है उसका एक भाग होता है इलियम और ड्यूडिनम, 2 भाग होते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के आगे जब आते हैं तो यहाँ पर होता है रेक्टम। क्या होता है यहाँ पर? रेक्टम होता है, जहाँ पर जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो आकर यहाँ पर एकत्रित होते हैं। उसके बाद ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यहाँ लास्ट जो जिसको गुदाद्वार कहा जाता है, एनस के नाम से जिसको जानते हैं, वहाँ से माउथ के द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है और निकाला किसके द्वारा जाता है? अपशिष्ट पदार्थ के रूप में एनस के द्वारा, जिसको गुदाद्वार कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक पाचन तंत्र जो है वो तैयार होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम एक एक भाग को क्या करेंगे, यहाँ पर डील करेंगे। तो सबसे पहले हम अंग किसको पढ़ेंगे? आहार नाल क्या होता है। तो हमने यहाँ पर आहार नाल बता दिया कि मुख गुहा से लेकर गुदाद्वार तक एक लंबी नली होती है, क्योंकि जो हमारा पाचन तंत्र है वो पूरी एक नली ही है जहाँ पर भोजन धीरे धीरे अलग अलग भागों में जाकर क्या होता है, वो डिवाइड होता है और जो भी पदार्थ है वो हमारे आवश्यक तत्व होते हैं वो हमारी कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम आहार नाल को देखते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे आहार नाल को। ये पाचन तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है आहार नाल। एलिमेंट्री कैनाल जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होते हैं वो मुख से गुदाद्वार या एनस तक एक लंबी नली होती है। इसकी जो लंबाई होती है, उसकी जो लेंथ होती है वो हम लिख सकते हैं 8 से 10 मीटर। ठीक है, कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक आहार नाल की लंबाई हो सकती है। ठीक है, अब ये आहार नाल जो है वो निम्न भागों से वो बना होता है। ठीक है, आहार नाल एक लंबी नली होती है जिसमें अलग अलग क्या होते हैं? भाग होते हैं। तो आहार नाल निम्न भागों से बना होता है। जैसे कि डायग्राम में मैंने बताया, सभी का एक एक नाम बताया, उसी नाम को हम यहाँ पर आगे क्या करेंगे? डील करेंगे। तो सबसे पहले जो आहार नाल का भाग होता है, सबसे पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है माउथ कैविटी। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा, जहाँ से भोजन को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। तो मुख गुहा जो होता है या माउथ कैविटी होती है, तो ये क्या होती है? यह दरार नुमा। ठीक है, सभी जीवों में दरार नुमा क्या होती है? संरचना होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इस मुख गुहा में जबड़े होते हैं। ठीक है, दोनों जबड़ों के बीच
हमारे जो अपर और लोअर 2 जबड़े पाए जाते हैं हमारे मुख में, उसी जबड़ों की यहाँ पर बात की जा रही है कि एक दरारनुमा संरचना होती है और दोनों जबड़ों के बीच एक गुहा होती है। ठीक है, इस गुहा को ही कहा जाता है मुख गुहा, क्योंकि हम दोनों जबड़े के बीच से, हमारे दोनों जबड़ों के बीच में जीभ उपस्थित होता है, दांत उपस्थित होते हैं, तो वही सब चीज़ क्या कहलाती है? मुख गुहा कहलाती है। अब इसी मुख गुहा में क्या क्या चीज़ उपस्थित होते हैं? इसमें दांत उपस्थित होता है हमारे मुख गुहा में और जीभ, ये दोनों चीज़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो दांत और जीभ भी हमारे पाचन क्रिया में मदद करते हैं, क्योंकि हम बिना दांत के किसी भी चीज़ को हम चबा नहीं पाएंगे और बिना जीभ के हम किसी भी चीज़ को निगल नहीं पाएंगे। तो मुख गुहा के अंतर्गत ये दोनों अंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे वीडियो में हम दांत के बारे में देखेंगे कि दांत किसे कहते हैं और दांत कितने प्रकार के होते हैं करके।